गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय श्रीवास्तव, लेक्चरर बायोलॉजी, पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ब्लैक बोर्ड पे नहीं, ऐसे जनरल कन्वर्सेशन में मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके कमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, अर्थात आनुवंशिकी के आणविक आधार। ये जो चैप्टर है इसमें हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी इस चैप्टर में जीन रेगुलेशन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और अगर हम शुरुआत करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इस चैप्टर के माध्यम से हम परिचित होते हैं डीएनए के बारे में कि व्हाट इज़ डीएनए एंड हाउ इट वर्क। देन हम सीखते हैं आरएनए के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, और फिर डीएनए और आरएनए मिलकर के जो कार्य करते हैं, जिसको हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहते हैं या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना चाहिए या हमें ये जानना चाहिए कि डीएनए वास्तव में है क्या। तो आप जानते होंगे, आपको इसके पहले की कक्षाओं में भी पढ़ाया गया होगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए कुछ और नहीं बल्कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में आया दो शब्द, एक पॉली और एक न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मीन्स पॉलीमर और न्यूक्लियोटाइड्स एक जटिल कॉम्बिनेशंस है, कंपाउंड है, जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसेस एंड फॉस्फेट या यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिल करके इसको तैयार करते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड्स का यूनिट बनाते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड्स जो बने हैं वो एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर बांड से जुड़ करके एक लंबा सा चेन बनाते हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डीएनए की खासियत ये है कि डीएनए अकेला एक श्रृंखला नहीं है, या इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला के नहीं है, एक सिंगल चेन की नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अपने अपोजिट एक दूसरा चेन भी अपने साथ धारण करते हैं। और वो चेन इनका एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये दोनों चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। और तथ्यों को और डीप में जाएंगे तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स
बेसिकली जो डीएनए में पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उसका आधार है, उनके प्रकार होने का आधार है उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार या जिसे आप नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेसिस मुख्यतः 2 कैटेगरी के होते हैं। एक को हम प्यूरिन्स कहते हैं और दूसरे को हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स के अंतर्गत 2 नाइट्रोजनी क्षार आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आते हैं। तो अब कुल मिला के हमारे पास 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। यही नाइट्रोजनी क्षार जब पेंटोज शुगर से जुड़ जाते हैं और फिर फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल से जुड़ते हैं तो एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं, और जैसा नाइट्रोजनी क्षार रहेगा उस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो डीएनए में यही पाए जाते हैं, और इन्हीं नाइट्रोजनी क्षारों के माध्यम से डीएनए अपनी पूरी श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड के आधार पर तैयार करता है, और यह पूरे जैव तंत्र का, बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही मेरिकुलस या मिरेकल कंपाउंड है, मटेरियल है, जिसमें स्वयं के निर्माण की क्षमता होती है। मतलब डीएनए अगर चाहे तो अपनी कॉपी स्वयं तैयार कर सकता है। इस क्रिया को जब डीएनए स्वयं की कॉपी तैयार करता है या स्वयं जैसा एक दूसरा कॉपी तैयार करता है, इसको डीएनए का द्विगुणन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। और इसको डिटेल में जानने के लिए या डिटेल में समझने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए, और एक मॉडल प्रस्तुत किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, जिसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अर्थात एक डीएनए अणु जब द्विगुणित होता है, मतलब अपनी दूसरी कॉपी तैयार करता है, तो उसके दूसरी कॉपी में एक अणु के एक श्रृंखला पुरानी होगी और एक नई होगी। तो चूँकि डीएनए में हमने आपको पहले ही बताया कि डीएनए 2 श्रृंखला का बना होता है। अब ये 2 श्रृंखला वाला डीएनए जब द्विगुणित होगा तो इसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे और प्रत्येक में 2-2 श्रृंखलाएँ होंगी। अब इस प्रत्येक डीएनए में जो 2 श्रृंखलाएँ हैं, इसमें एक श्रृंखला पुरानी होगी, ओल्ड स्ट्रैंड होगा, और एक श्रृंखला न्यू सिंथेसाइज्ड या न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, यानी नई श्रृंखला होगी। इसी को डीएनए द्विगुणन कहते हैं। यह प्रक्रिया केंद्रक के अंदर तमाम सारे एंजाइम्स इत्यादि की सहायता से संपन्न होता है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसको लीड करने वाला, उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज अकेला कार्य नहीं करता, बल्कि ये निर्भर होता है या डिपेंडेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज पे।
अर्थात डीएनए पॉलीमरेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज पे, जिसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर के अतिरिक्त और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं जो इस कार्य को संपन्न करने में मदद करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि वो और कौन कौन से एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण हैं उनका नाम है डीएनए टोपोआइसोमेरेज, जिसे डीएनए गाइरेज भी कहा जाता है, जिसका कार्य डीएनए की जो जटिल कुंडलिनी है, जो डीएनए काफ़ी क्वाइल्ड है, काफ़ी संघनित है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग है, उस ऐंठन को, उसकी क्वाइलिंग को लूज करना, उसको ढीला करना, जिससे कि उसकी दोनों श्रृंखलाएं आसानी से खुल जाएं और फिर उन श्रृंखलाओं पे नए डीएनए के अणुओं की श्रृंखला तैयार हो सके। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका टोपोआइसोमेरेज का है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। ये जो श्रृंखला फॉर्क होता है, जहाँ श्रृंखलाएं खुलती हैं, वहाँ पर ये उसको हाइड्रोजन बांड को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि दोनों श्रृंखलाएं अलग हो सकें। फिर दूसरे और एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं, जिनको डीएनए लिगेज और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहते हैं। तो ये सारे एंजाइम ये इस कार्य को अंजाम देते हैं और साथ में इसमें लगे होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो डीएनए खुले हुए डीएनए श्रृंखलाओं को साधने का काम करते हैं, उन पे लग करके उनको फिर से क्वाइल नहीं होने देते, इस नाते उनको स्थिरता प्रदान करते हैं। तो ये सारे कार्य इन एंजाइमों के माध्यम से किया जाता है और डीएनए के डुप्लीकेशन की प्रक्रिया को, उसके दुगड़न की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, या इसके सेकंड पोर्शन में या सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम इसके आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।